रात के 2 बज रहे थे। राहुल की माँ कनिका की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। वो अपने बंगले में बेचैनी के आलम में इधर उधर बड़बड़ाते हुए टहल रही थी। बरसों से जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। आजकल के बच्चे बड़ों की बात का मतलब ही नहीं समझते। पता नहीं अब क्या होगा। इतना बोलकर वो एक कुर्सी पर बैठकर 20 साल पुरानी यादों में खो गई। वो भीमताल की पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बसी हुई एक पुरानी हवेली थी। कनिका की उम्र उस समय 25 साल के आसपास थी। कनिका अपने बच्चे को दूध ही पिला रही थी कि तभी उसका पति अशोक बारिश में भीगा हुआ घबराते हुए वहां आ पहुंचा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कनिका ने कहा, आप बारिश में कैसे भीग गए और आप इतना घबराए हुए क्यों हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक कांपता हुआ बोला, अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है कनिका, हमें अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। कनिका ने कहा, निकलना होगा से क्या मतलब है आपका? सब कुछ ठीक तो है? अशोक ने कहा, जल्दी से मुन्ना को उठाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वेट, सारा सामान बिखरा पड़ा है, हम यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हैं, पैकिंग तो कर लेने दो। तभी अशोक चीखता हुआ कनिका की ओर देखकर बोला, जो सामान जहां बिखरा है वहीं रहने दो। बोला ना, हमें अभी और इसी टाइम यहां से निकलना है। सारी बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी चलो यहां से। इतना बोलकर अशोक ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कनिका का हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले आया और बगैर देरी किए कार स्टार्ट करके तेज रफ्तार से ड्राइव करने लगा। अशोक की कार कुछ दूर ही चली थी कि तभी एक काला साया बिजली की रफ्तार से अशोक की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। वो काला साया एक बड़ी ही भयानक और अजीब सी दिखने वाली औरत का था। उसकी आंखें लाल थी, उसके लंबे बाल सड़क तक फैले हुए थे। उसकी अजीब सी आंखें देखकर कनिका की भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कांपते हुए अपने पति अशोक की ओर देखकर बोली, ये आखिर ये क्या हो रहा है? कौन है ये? कनिका ने इतना कहा ही था तभी वो भयानक औरत भारी आवाज में अशोक की ओर घूरते हुए बोली, तुम इसे जहाँ भी चाहे ले जाओ, लेकिन इसे यहीं पर वापस आना होगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और ये धोखा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अचानक अशोक ने अपनी कार उस काले साए के ऊपर तेजी से दौड़ा दी। अगले ही पल एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई और अचानक मोबाइल की घंटी बजने से कनिका अपनी 20 साल पुरानी उस भयानक याद से बाहर आ गई और मोबाइल स्क्रीन के नंबर को गौर से देखने लगी। वो नंबर कनिका के लिए नया था। कनिका बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, इतनी रात के किसका फोन हो सकता है? इतना बोलकर कनिका ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। मगर हेलो के जवाब में दूसरी ओर एक औरत के हंसने की आवाज कनिका के कानों से टकराई। उस औरत की आवाज को सुनकर कनिका अचानक कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। कनिका की आंखों में खौफ छाने लगा। हेलो, कौन? मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। निर्मला बाहर खड़ी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रही थी, मगर उसे सन्नाटों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निर्मला अपने आप से बोली, पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि प्रोफेसर बुरी तरह से चीखे हो। इतना बोलकर निर्मला की नजरें फिर से प्रोफेसर को तलाशने लगी। तभी एक कार गेट के अंदर आकर गार्डन में आकर रुक गई। उसमें से 3 लोग बाहर निकल आए। निर्मला उन तीनों को घूरने लगी। उस कार में कोई और नहीं बल्कि राहुल, एडी और नताशा सवार थे। राहुल मुस्कुराता हुआ निर्मला की ओर देखकर बोला, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी पत्नी नताशा और ये मेरा दोस्त एडी है।
हम प्रोफेसर के दोस्त थे। तुम कह सकती हो कि हम उनके मेहमान हैं। वैसे प्रोफेसर कहाँ हैं? उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमारे वेलकम के लिए अपने कॉटेज पर ही मिलेंगे। राहुल की बात सुनकर निर्मला इधर उधर देखने लगी। राहुल ने कहा, क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? निर्मला ने कहा, प्रोफेसर कुछ देर पहले यहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उन्हें बाहर देखने ही आई थी। निर्मला की बात सुनकर एडी हंसते हुए बोला, ये सारे प्रोफेसर एक जैसे ही होते हैं, कब इनका मूड बदल जाए कुछ नहीं पता। अब देखो, पता नहीं कहाँ चले गए। नताशा निर्मला की ओर देखकर बोली, प्रोफेसर ने हमारे बारे में कुछ बताया था? अचानक निर्मला को याद आ गया कि प्रोफेसर ने कुछ देर पहले उससे कहा था कि उसके दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं। निर्मला नताशा की ओर देखकर बोली, हाँ, कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे बताया था। नताशा ने कहा, तो फिर हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? नताशा की बात सुनकर निर्मला थोड़ी झकपका गई। माफ कीजिएगा, मैं आप सबका सामान आपके रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। कुछ देर पहले प्रोफेसर आपके बारे में ही बता रहे थे। निर्मला उन तीनों का सामान कार से निकाल कर अंदर ले गई। राहुल, एडी, नताशा भी कॉटेज के अंदर आ गए। अंदर जाकर नताशा उसी शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां कुछ देर पहले प्रोफेसर खड़े हुए थे। नताशा ने कहा, यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है, वाओ। एडी ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है नताशा, जितना सुंदर भीमताल है उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मुझे ये कॉटेज लग रहा है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगा। एडी राहुल की ओर देखकर बोला, किसका नंबर लगा रहे हो? राहुल ने कहा, प्रोफेसर का नंबर लगा रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर फोन नहीं उठा रहे यार। तभी निर्मला उन तीनों की ओर देखकर बोली, आप सब खाने में क्या लेंगे? राहुल ने कहा, कुछ नहीं, हम लंबे सफर से आए हैं और काफी थक भी गए हैं। खाना हम खाकर ही आए थे, अब हम बस आराम करना चाहते हैं। बस तुम एक काम करना, प्रोफेसर कभी भी आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सच भी यही था। नताशा, एडी, राहुल लंबे सफर से बुरी तरह से थके हुए थे। वो तीनों अपने रूम में नींद के आगोश में कब समा गए उन तीनों को भी पता नहीं चला। मगर निर्मला की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी। उसके कानों में अभी भी प्रोफेसर की चीखें गूंज रही थी और उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़के जा रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो गलत हुआ है जिसे वो नहीं जानती थी। प्रोफेसर का इंतजार करते करते निर्मला को आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया। निर्मला कॉटेज के एक रूम में कंबल ओढ़े छत को घूरे जा रही थी। अचानक निर्मला उठकर खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, कुछ तो गलत है। प्रोफेसर अनुशासन के बहुत ही पक्के हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देरी के लिए लापता हुए हो, और खास तौर से जब उनके मेहमान यहाँ पर आए हो। इतना बोलकर निर्मला के पैर आधी रात में कॉटेज के बाहर की ओर चले गए। निर्मला टॉर्च पकड़े हुए कॉटेज के बाहर गार्डन में खड़ी इधर उधर देखने लगी। न जाने क्यों कड़कड़ाती हुई सर्दी में आज निर्मला के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक वो अपने आप से बोली, मैं भी कितनी पागल हूं, न जाने मुझे क्या हो गया है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका निर्मला के शरीर से टकराया और अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुंध बुरी तरह से बढ़ने लगी। निर्मला डरी हुई नजरों से उस बढ़ती हुई धुंध को देख रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। निर्मला ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसके गले से चीख निकल गई। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जिसकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। प्रोफेसर भयानक मुस्कान के साथ निर्मला को घूरे जा रहा था। निर्मला ने देखा कि प्रोफेसर का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखों की जगह दो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और आंखें गायब हो चुकी थी। निर्मला कांपते हुए बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी प्रोफेसर धुआं बनकर वहां से गायब हो गए।
तभी निर्मला के कानों में किसी लड़की की आवाज आई। एक बार पीछे तो देखो निर्मला। निर्मला ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी हमशक्ल खड़ी हुई उसे घूरे जा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका फिर से निर्मला के शरीर से टकराया और निर्मला उस बार सीधे उड़ती हुई उसी पेड़ की दूसरी नुकीली शाख से टकराई। वो नुकीली शाख निर्मला के सीने के आर पार हो गई। निर्मला की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। निर्मला और प्रोफेसर की लाशें उस बड़े पेड़ पर आमने सामने थी। अगले ही पल निर्मला का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ता गया और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसको मरे हुए सालों बीत चुके थे।